क्वेश्चन है हमारा, एक वायुयान की ध्वनि समांतर इसके इसके संगत होती है, तो करेक्ट आंसर होगा 100 dB। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। dB जो है हमारा ध्वनि का यूनिट है, मात्रक है, इसको डेसिबल कहते हैं, ठीक है। पर ये ध्वनि का एसआई मात्रक नहीं है। ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखिएगा, एसआई मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर है। इसके लिए आपको याद रखना है 30 to 40 dB को बातचीत का समान ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। और WHO के अनुसार 45 dB को WHO गुड साउंड कहता है, ठीक है। और 75 के ऊपर जाने पे WHO उसको हार्मफुल साउंड कहता है, ठीक है। हम मैक्सिमम 130 dB तक सुन सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम हम यहाँ तक सुन सकते हैं, जबकि 85 dB से ऊपर के साउंड हमें बहरा बना सकता है, ओके। और आप याद रख सकते हैं WHO का स्थापना कब हुआ था? तो 7/4/1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जनेवा। जनेवा जनेवा हमारा कहाँ है? तो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ओके। और पूछा लिया जाता है WHO का प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल, ठीक है। तो जो है डायरेक्टर, उनका नाम है टेड्रस अधानोम। टेड्रस अधानोम नाम है, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, यानी WHO यूनाइटेड नेशन का एक शाखा, एक बॉडी है, ठीक है। अब आप ध्वनि से और कुछ, हाँ ध्वनि, आप ये ध्वनि हमारा क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जो साउंड है, साउंड कैसा है हमारा? अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, ओके। हम 20 ध्वनि को सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हर्ज रहेगा और यहाँ पे किलो हर्ज रहेगा, ठीक है। और जो मेरे लास्ट वीडियो अटेंड किए होंगे, मैंने बताया था जब भी किलो को हटाना रहेगा तो 3 जीरो हमें लगा देना होता है, यानी हमारा सुनने का रेंज क्या हो जाएगा? 20 हर्ज से 20 पे 000 हर्ज तक, ठीक है। एच को हर्ज कहा जाता है, ये कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। इसको हम ऑडिबल ध्वनि कहते हैं, ऑडिबल साउंड, यानी श्रव्य तरंग कहते हैं। इससे नीचे की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं और ऊपर की ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं, लेकिन नीचे की ध्वनि को हम सुन नहीं सकते हैं, तो इसको कहा जाता है अश्रव्य तरंग, ओके। अवश्रव्य तरंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। और इसके बाद क्योंकि ये 20 किलो हर्ज हमारा मैक्सिमम सुनने कैपेसिटी था, इसको पार कर गया, इसलिए इसको बाद को हम कहते हैं पाराश्रव्य तरंग। और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक, ओके, अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जनरली ध्वनि से पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि ध्वनि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, सपोज ये हमारा पहला मीडियम था और ये हमारा सेकेंड मीडियम है, और हमारे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या चेंज होगा? तो ध्वनि का चाल यानी स्पीड बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलता है? ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं बदलेगा? तो फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये बदलता नहीं है, जबकि चाल बदल जाता है, स्पीड बदल जाता है। फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। एक्चुअली ये जो है, ये दूसरे चीज़ों के लिए भी सही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जितना भी वेव होता है वो सारे वेव के लिए, जो मैंने ये बताया ना, ये सारे वेव के लिए सही है। चाल स्पीड बदल जाएगा, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी एंड फेज नहीं बदलेगा। ये सब वेव के लिए करेक्ट है। चूँकि ध्वनि भी एक प्रकार का साउंड है, जिसे मैंने बताया लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो इसके लिए भी ये करेक्ट है। इसके अलावा ध्वनि से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, इसका लाउडनेस क्या होता है ध्वनि का, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 टर्म्स है, एक लाउडनेस है,
लाउडनेस को हम कहते हैं तीव्रता, और एक दूसरा टर्म होता है पिच। पिच को कहते हैं हम तारत्व। ठीक है, ओके। ये दोनों क्या चीज़ होता है, तीसरे कुछ क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि लाउडनेस का मतलब होता है ध्वनि कितना तेज है या धीमा है, कितना तेज है या फिर धीमा है, मतलब कोई कितना लाउडली बोल रहा है या फिर स्लो बोल रहा है। लेकिन पिच क्या बताता है, हमारा साउंड का क्वालिटी बताता है, यानी कि ये मोटा साउंड है कि पतला साउंड है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और एनर्जी पे डिपेंड करता है। जो हमारा एनर्जी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है तो थोड़ा सा देख लीजिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, नहीं तो आपको, एम्पलीट्यूड को हिंदी में आयाम कहते हैं। ठीक है, एक जो वेव है ये ऐसे करके जाता है, इसे साइनोसोडियल कहते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हाइट जितना अटेंड करता है उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है, आयाम कहा जाता है। तो एनर्जी क्या होगा हमारा, जब भी आयाम का स्क्वायर कर देंगे ना एनर्जी आएगा मॉडल लेकर। तो हमारा लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे एनर्जी पे या फिर एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। जबकि हमारा साउंड का मोटा या पतला होना ये इसके फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति पे डिपेंड करता है। ओके, और ये बोला जाता है कि पतला साउंड का जो होगा फ्रीक्वेंसी, जो हमारा पतला साउंड होगा उसका फ्रीक्वेंसी जो होगा मोटा साउंड से ज़्यादा होगा, मोटा साउंड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं और बच्चों का साउंड का फ्रीक्वेंसी वयस्क के साउंड से कम होगा कि ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि महिलाओं और बच्चों का साउंड पतला होता है इसलिए लेडीज़ एंड जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं उनका साउंड का फ्रीक्वेंसी यानी ज़्यादा होता है एक मेल के साउंड के कंपेरिजन में। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक एक दो छोटा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ध्वनि का चाल पूछता है किस में सबसे तेज होता है, तो ध्वनि का चाल सबसे तेज होता है हमारा सॉलिड में, उसके बाद होता है लिक्विड में, और उसके बाद होता है गैस में, यानी सबसे स्लो ध्वनि गैस में चलती है। तो जनरली एयर में इसका साउंड पूछा जाता है। तो एयर में ध्वनि का साउंड होता है 332 मीटर पर सेकेंड, और सबसे तेज जो ध्वनि का चाल होता है वो हमारा होता है एल्युमिनियम में। अब इससे यहाँ से एक क्वेश्चन किया जाता है कि ध्वनि का चाल क्या होगा अगर वायु का आर्द्रता बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, वायु का आर्द्रता बढ़ जाने पर ध्वनि का चाल घटेगा कि बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल भी, स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। तो इससे ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है या फिर ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि बरसात के दिनों में हमें ट्रेन की सीटी ज़्यादा दूर तक सुनाई देती है गर्मी के दिनों की अपेक्षा, क्यों। तो उसका आंसर यही होता है कि क्योंकि बरसात के दिनों में आर्द्रता बढ़ जाता है तो ध्वनि का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, ये कारण है। तो लगभग ध्वनि के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे तो मैंने ये क्वेश्चन एक ही था लेकिन एक में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का कारण विषाणु है, टिटनस, कुष्ठ, रैबीज और प्लेग। तो रैबीज जो है ये है हमारा विषाणु से होने वाला रोग। इसका टीका का खोज पूछता है, रैबीज का टीका का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था लुई पास्चर ने। ठीक है, और ये कैसे होता है, तो ये पागल कुत्ता या फिर जंगली जंतु के काटने वगैरह से होता है। इसके अलावा जो हमारा टिटनस हुआ, प्लेग हुआ, काली खांसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सब जीवाणु से होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधातु समानतः विद्युत की कुचालक होता है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्यों। तो इसके ऑप्शन है, वह कार्बन का एक प्रतिरूप है, इसमें शिथिल बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं, या भंगुर है, प्राथमिक ऑक्साइड बनाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सॉरी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें शिथिल बंद इलेक्ट्रॉन होते हैं। शिथिल बंद इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि इसमें लूजली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें लूजली अटैच होते हैं। ठीक है, इसलिए ये ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो जनरल एग्जाम में ग्रेफाइट और हीरा से काफ़ी क्वेश्चन आता है, एक बार उसको देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाता है। जो हमारा हीरा होता है और ग्रेफाइट, ठीक है, हमारा ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। एंड हीरा हमारा क्या होता है, ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, कठोर पदार्थ है मतलब हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन क्या हो गया, हीरा हो गया, जबकि ग्रेफाइट हमारा सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट ये पूछता है कि फिर इसका यूज कहाँ होता है, तो हमारा जो ग्रेफाइट है इसका यूज होता है एज ए लुब्रिकेंट, इनफैक्ट सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट मतलब ठोस स्नेहक, यानी इसका रूप इसको ऐसे समझिए, जब कभी हमें सपोज हमारा, हाँ,
लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, जब कभी हमें ये कोई घूमता हुआ चीज़, जैसे कि हमारा पंखा हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है या फिर आर्मेचर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कार्बन ब्रश। ये कार्बन ब्रश किसका बना होता है, ये जो कार्बन ब्रश होता है ये बना होता है हमारा ग्रेफाइट का, और यहाँ यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट है इसको आर्मेचर कहती है, ऐसे अपनी जगह पे ऐसे गोल घूमता है, इस तरह से ये ऐसे ऐसे गोल घूमता है। अगर ये गोल घूमेगा तो अगर इस पॉइंट पे हम अगर डायरेक्ट कोई सॉलिड वायर जोड़ देंगे तो वो तो वायर टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक हमें एक ऐसा मटेरियल का ज़रूरत होता है जो इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई कर दे और इसको फ्रिक्शन से इसको नुकसान ना पहुँचाए, तो इसका काम हमारा ग्रेफाइट करता है। इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज होता है हमारा एज ए पेंसिल, लेड पेंसिल में। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है कि लेड पेंसिल में क्या यूज़ होता है, ऑप्शन में लेड दे देगा, तो लेड पेंसिल में लेड यूज़ नहीं होता है, ग्रेफाइट यूज होता है। इसके अलावा यही अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा का तो सब लोग जानते हैं आभूषण में यूज होता है। कुछ हीरो का नाम जान लीजिए, कुलीनान हीरा। कुलीनान हीरा जो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हीरा है, जिसका साइज़ है 3032 कैरेट। कैरेट जो होता है इसमें आभूषणों का शुद्धता नापा जाता है। 24 कैरेट गोल्ड को शुद्ध गोल्ड कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद एक कोहिनूर हीरा है जो भारत का सबसे बड़ा हीरा था, अब उसका साइज़ करीब 186 कैरेट के आसपास है, क्योंकि काफ़ी बार इसमें डिजाइन हुआ जिससे इसे टूट फूट हुआ है। 186 के आसपास है। ये प्रेजेंट समय में कहा है तो ये इंग्लैंड के रानी के ताज में, क्वीन विक्टोरिया के ताज में ये हमारा कोहिनूर हीरा है। और हीरा का इसके अलावा कुछ खान याद रखिए, जैसे हीरा का खान पूछता है, जैसे गोलकुंडा खान हो गया हमारा। इसके अलावा अनंतपुर और पन्ना, ये सब कुछ फेमस हमारा हीरा का खान है। बेलारी, ठीक है, ये सब हीरा का फेमस खान है। आगे देखते हैं, थोड़ा हम इसका शेप को देख लेते हैं, शेप भी पूछता है जनरली। हाँ, जो हीरा का होता है, हीरा में सी एटम का शेप कैसा होता है, तो सी एटम का शेप होता है हमारा चतुष्फलकीय। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं, जबकि इस ग्रेफाइट का शेप कैसा होता है, तो ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, सी एटम का शेप होता है, ग्रेफाइट में सी एटम का शेप होता है। हीरा और जो हमारा ग्रेफाइट है, जो वो दोनों ही कार्बन का अपरूप है, ठीक है। इसीलिए इस दोनों में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एक तो कार्बन का अपरूप सबसे कठोर है हीरा, और दूसरा बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इन दोनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सी एटम का शेप पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो ग्रेफाइट में, तो हीरा में sp3 होता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 होता है। अब ये पूछता है कि जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे, जो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा, जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, तो इसका शेप कैसा होगा हमारा हीरा का, ऑक्टाहेड्रल। और इसका शेप कैसा हो जाएगा हमारा क्रिस्टल के फॉर्म में, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय, षटफलकीय, और ये अष्टफलकीय, ठीक है, ये अष्टफलकीय हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा षटफलकीय, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ मैंने बताया जब इसमें सी एटम का मैंने शेप बनाया टेट्राहेड्रल, और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर बताया, जबकि मैंने ये वाला बताया जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जब ये दोनों क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे तब इनका शेप कैसा रहेगा। यहाँ पे मैंने बताया हीरा का अष्टफलकीय रहेगा और हम ग्रेफाइट हमारा षटकोणीय रहता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ तो छूट नहीं रहा है आपका। हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए जो यहाँ से आते हैं। एक और ये याद रख सकते हैं, जैसे कि कृत्रिम हीरा किससे बनाया जाता है। तो हमारा जो कृत्रिम हीरा होता है वो बनाया जाता है सिलिका कार्बाइड को कृत्रिम हीरा बोलते हैं। इसको कार्बोरेडियम ही बोलते हैं, ठीक है। SiC, सिल्का, ये हो गया हमारा सिलिकन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकन कार्बाइड इसको बोलते हैं। ये बनता कैसे है, तो SiO2 प्लस 3C को जब आपस में मिलाया जाता है तो बनता है हमारा सिलिकन कार्बाइड SiC प्लस यहाँ से बहुत ज़्यादा 2CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला गैस है। इसके प्रेजेंस में बहुत देर अगर आदमी रहता है तो उनका मृत्यु तक हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहरीला गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है फ्रेंड्स। तो लगभग सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हीरा से भी कंप्लीट हो गया, ग्रेफाइट से कंप्लीट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है हमारा,
पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, तो यूरेनियम आयरन, हाँ तो यूरेनियम आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बॉक्साइड से एल्युमिनियम निकालते हैं, कोरंडम से निकालते हैं। आयरन के लिए हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट यूज होता है। भारत में सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर के लिए हम कॉपर पाइराइड या फिर क्यूप्राइड यूज करते हैं, ठीक है। यूरेनियम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ बताया था, जैसे यूरेनियम का खान कौन सा फेमस है, झारखंड में जादूगोड़ा जो है, ठीक है। झारखंड का जादूगोड़ा काफ़ी फेमस है। इसके अलावा मैंने यूरेनियम का दो बताया था आइसोटोप के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। एक बताया था U92 235, एक बताया था U92 और 238। जो 235 है, इसका ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। जबकि 238 होता है रेडियो एक्टिविटी नहीं के बराबर शो करता है, इसलिए इसका यूज होता है अर्थ के एज कैलकुलेशन में, ठीक है, पृथ्वी का आयु निर्धारण में। ओके, इसका यूज पृथ्वी का आयु निर्धारण में होता है। एक्चुअली ये सब जो आयु निर्धारण है, इसको हम डेटिंग कहते हैं, और इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज करें, इसको रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं, रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो आइसोटोप डेटिंग जो होता है, ये वो दो टाइप का होता है। एक में हम क्या करते हैं, एक में हम जीवाश्म का, हमें एक में जीवाश्म का एज निकालना होता है, जीवाश्म का, पेड़ पौधे का, ठीक है, पेड़ पौधा। और एक में हम एज निकालते हैं चट्टान, पृथ्वी, यानी जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, और लिविंग थिंग के लिए। लिविंग थिंग कैसा, जो पहले जिंदा था लेकिन अब मर चुका है, उस टाइप की चीज़ का एज निकालने के लिए हम कार्बन डेटिंग यूज करते हैं, कार्बन डेटिंग। और कार्बन में कौन सा यूज करते हैं, कौन सा आइसोटोप, तो ये C614 वाला। जबकि हम पृथ्वी वगैरह का, नॉन लिविंग थिंग जैसे पृथ्वी, चट्टान हो गया, ये सब का डेटिंग के लिए, हम डेट निकालने के लिए, समय का निर्धारण करने के लिए कितना पुराना है, हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं यूरेनियम का। और यूरेनियम में किसका, 92238, ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है समस्थानिक है, इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मैंने जो इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, ये जो इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर का खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया गया था शिकागो में, इसका आविष्कार किया गया था, मतलब खोज नहीं, ये तो आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार किया था एक जर्मनी के नहीं थे, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, एनरिको थे, इटली के थे, ठीक है। इनका नाम था एनरिको फर्मी। ये इटली के थे, और इन्होंने शिकागो में बनाया था। क्या बनाया था, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम का श्रृंखला अभिक्रिया करते हैं, चैन रिएक्शन करते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें एक मंदक यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो पूछते हैं मंदक में किसका यूज होता है, मंदक को मॉडरेटर कहते हैं। मंदक में जनरली भारी जल, जिसे D2O कहा जाता है, एंड ग्रेफाइट, इसका यूज होता है। इसके अलावा कूलेंट होता है, यानी शीतलक, ठीक है। हमारा जो कूलेंट हुआ यानी शीतलक हुआ, इसमें किसका यूज होता है, तो सोडियम और पोटेशियम धातु का यूज होता है। मतलब जो रिएक्टर का वाल होता है, रिएक्टर का अंदर वाले वाल में ये सब से लेप कर देते हैं, ठीक है, जो कि इसको ठंडक पहुंचाता है, उसको जल्दी ठंडा करने का काम करता है, शीतलक का काम करता है। और हम जनरली यूरेनियम और प्लूटोनियम को एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में यूज करते हैं। ओके, अब तो कुछ इससे इंपॉर्टेंट चीज़ शायद छूट नहीं रहा है। सोडियम बता दिया मैंने, एटॉमिक पाइल्स। न्यूक्लियर रिएक्टर को एटॉमिक पाइल भी कहा जाता है, परमाणु पाइल। एक नियंत्रक रॉड होता है, मतलब रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसमें कैडमियम का रॉड का यूज करते, कैडमियम छड़ यानी रॉड का उपयोग किया जाता है नियंत्रक छड़ के रूप में। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 4 3 2 है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन 3 3, ठीक है। ये 3 सही हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, H11, H12 एंड H13, ठीक है। ये 3 समस्थानिक हो गए। इसको तीनों का अलग अलग नाम है। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूटेरियम, और इसको कहते हैं ट्राइटियम, ठीक है। और ये दोनों रेडियो एक्टिव नहीं होते, जबकि ये जो ट्राइटियम होता है ये रेडियो एक्टिव है।
ओके, ये रेडियो एक्टिव है, मतलब परमाणु सक्रियता ये दर्शाता है। एक हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके तीनों समस्थानिकों का अलग अलग नाम है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो समस्थानिक यानी आइसोटोप्स जो शो करता है वो तत्व कौन सा है, तो पोलोनियम। इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप है, ठीक है। एग्जाम में 3 वर्ड एक्चुअली पूछता है, 3 वर्ड होता है, एक होता है आइसोटोप्स, एक होता है आइसो बार होता है, और एक होता है आइसोटोन्स। ओके, आइसो मतलब इक्वल होता है, एक्चुअली हिंदी में इसको कहते हैं समभारिक समस्थानिक। ये समस्थानिक हो गया, ये समभारिक हो गया, और ये सम न्यूट्रॉनिक हो गया, ठीक है। लेकिन हिंदी के पेपर में भी हिंदी नाम ना देकर बहुत बार आइसोटॉप्स लिख देता है, आइसोटॉप को हिंदी में लिख देगा, आइसोबार को हिंदी में लिख देगा, आइसोटोन को हिंदी में लिख देगा। इसलिए ये वर्ड आप लोग को भी याद रखना और जरूरी है। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल। ये जो वर्ड आइसो है, ये जो वर्ड आइसो इसका मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर। और ये जो टॉप है, टॉप मतलब क्या होता है, स्थान। तो ये इसका मतलब क्या होगा, एक ही स्थान घेरेगा। आइसोटोप मतलब समस्थानिक हो गया, मतलब इनका स्थान सेम होगा। तो स्थान कहाँ सेम होगा, पीरियोडिक टेबल में। तो जितने भी आइसोटोप है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे होते हैं। आइसो बार में, बार का मतलब क्या हुआ, ये बार आइसो मतलब तो इक्वल हो गया, बार मतलब भार हो गया, वेट, ठीक है, यानी भार। तो आइसो बार में क्या होगा, भार इक्वल होगा। इसमें एटॉमिक वेट सबका क्या होगा, बराबर होगा। इसमें क्या होगा, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर इस सबका इक्वल होगा। और आइसोटोन्स, ये हमारा क्या है, आइसोटोन, ठीक है। आइसोटोन मतलब क्या होगा, सम न्यूट्रॉनिक। लेकिन हमारा क्वेश्चन में आइसोटोन ये हिंदी में लिख के दे देगा इंग्लिश नाम को। टोन्स मतलब क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इसमें क्या होगा, आइसो लगा है, मतलब इसमें ऐसे सारे में इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। इक्वल नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो आइसोटोन में क्या होता है, न्यूट्रॉन का संख्या बराबर होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट ये बराबर नहीं होता है। और आइसो बार में क्या होता है, एटॉमिक वेट बराबर होता है, जबकि एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं होगा। और वहीं हम बात करें आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो इक्वल होगा, लेकिन एटॉमिक वेट, यही बात करें हम आइसोटॉप्स की, तो आइसोटॉप में एटॉमिक नंबर तो इक्वल होगा, लेकिन एटॉमिक वेट जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि अच्छा इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। और कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है। आप ये सब कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।